जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने चेर वंश, चोल वंश और पांडव वंश के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। उनकी साहित्य के बारे में और उनकी जान पहचान के बारे में, जो भी उनकी कलाएं थी, व्यवस्था थी, ये सब हम उनकी क्लास में पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम इससे आगे चलेंगे। चोल वंश खत्म हो चुका था, पांडव वंश खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन चोल वंश दोबारा से उभरा। वो आगे चलकर हमें पता चलेगा कहाँ से उभरा, किस रूप में उभरा। ये सब चीज़ें आगे पता चलेगी। तो क्या हुआ, जो संगम काल था, संगम काल के ही समय है, ये तीनों के तीनों जो राज्य थे, ये तीनों के तीनों रहे थे। एक एक अब क्या होता था, पीछे हम पढ़ते आए थे। पहले जब भी आता था कोई राज्य, जब भी कोई साम्राज्य कोई बनता था, उसको एक ही इंसान स्थापित करता था और उसके बाद एक नया वंशज आता था। उसके बाद लास्ट का जो वंशज होता था, वो उस वंशज को मार के कोई नया वंश की स्थापना करता था। तभी करता था जब वह वंश खत्म हो जाता था। जो पहले वाला वंश था वो जब खत्म हो जाता था, तभी नए वंश की स्थापना होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दक्षिण भारत है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर भारत में तो ऐसा ही होता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य को किसने ख़त्म कर दिया? शुंग वंश ने ख़त्म कर दिया, शुंग वंश ने मार दिया। उसके बाद उसको उसको किसी ने मार दिया, तब जाकर नए वंश की स्थापना होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था दक्षिण भारत में, यहाँ पर तीन तीन वंश एक साथ उभर रहे थे। तीन तीन वंश एक साथ चल रहे थे। ना कोई मर रहा था ना जी रहा था। जब भी खत्म होते थे, तीनों खत्म होते थे। ठीक है, तीनों उभर रहे थे। ऐसा ही तीनों साथ चलते थे, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे समझेंगे। मैंने आपको बताया था, जो ये चोल वंश, पांडव वंश और ये चेर वंश था, ये तीनों के तीनों संगम काल के समय पर ही उभर रहे थे। पांडव वंश ने संगम काल करवाए थे सबके सब। किसने करवाए थे? पांडव वंश ने करवाए थे। ठीक है, तो हम संगम काल पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा संगम साहित्य भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो संगम काल पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या देखते हैं? संगम साहित्य। संगम काल के कब का कितना समय था उसका? संगम काल जो था वो 150 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक का था। 100 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक का था, सी तक का था। इतना समझ आ गया था सभी बच्चों को? पिछली क्लास में जो कुछ मैंने कराया था सब समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपको समझ भी आता रहेगा। ठीक है, और पेपर अच्छे से क्लियर होगा। और आज तो वैसे भी 10 तारीख को एनडी के फॉर्म निकल चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं भरे हैं भर लेना, निकल चुके हैं फॉर्म। ठीक है, फीस वही रहेगी, आपकी फ़ीस वही दी गई है उसमें, 100 रुपये फ़ीस दी गई है। ठीक है, हमारी कोचिंग में भी नया बैच शुरू हो चुका है आपका एनडीए का, जो बिल्कुल मिनिमम फ़ीस में है। 500 रुपीज़ पर मंथ रही गई है उसकी फ़ीस। ठीक है, ज़्यादा फ़ीस तो हम रखते ही नहीं है। तो चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे गए संगम साहित्य के देख लेते हैं। संगम साहित्य सारे के सारे तमिल भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखे गए? सबके सब संग साहित्य तमिल भाषा के अंदर लिखे गए। ठीक है, और तमिल भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह अगस्त ऋषि को। किसको कहा जाता है? अगस्त ऋषि को। किसका? तमिल भाषा का पितामह कहा जाता है अगस्त ऋषि को। किसको बोला जाता है? अगस्त ऋषि को। ठीक है, और पुस्तक जो थी, सबसे पहली पुस्तक आती है संगम साहित्य के अंदर। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ पहले, जब मैंने संगम काल करवाया था। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या था? तोलका पीयम। कोई क्या नाम था? तोलका पीयम। तोलका पीयम। ये किसने लिखी थी ये कविता, ये बुक? सॉरी, कविता बोल रहा हूँ। ये बुक किसने लिखी थी? तोलका पियर ने। किसने लिखी थी? तोलक पियर ने। तोल्क पियर ने ये पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? तोल्क पियर ने ये पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? तोल्क पियर ने। और तोल्क पियम में किस चीज़ की व्याख्या की गई है? तमिल भाषा के व्याकरण की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? व्याकरण की। क्योंकि हर पुस्तक का कुछ तो कुछ मकसद होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ लिखी होती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है वो। ठीक है, जितनी बुकें आप पढ़ते हो उस सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए आपको वो लिख कर दी गई है ताकि आप उनको पढ़कर उस बेस को क्लियर कर सको। ऐसा ही होता है। तो ये पुस्तक किसकी व्याख्या करती है? तमिल भाषा के व्याकरण की भाषा करती है। ठीक है, व्याकरण की व्याख्या करती है। ठीक है, जो दूसरी पुस्तक थी वह थी तिरुकुराल। कौन सी पुस्तक थी? तिरुकुराल।
या आप इसको कुराल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कुराल। और इसको जैन धर्म के अंदर बाइबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइबल। बाइबल जैन धर्म से संबंधित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जितनी भी आपको पुस्तक या ग्रंथ मिलेंगे, जितने भी आपको पुस्तकें मिलेंगी तमिल की तरफ, यानी कि तमिल कह रहा हूँ, ये दक्षिण भारत में जितने भी मिलेंगे ये सब के सब जैन धर्म से रिलेटेड हो गए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी हो गई उसकी कारुवा की, सॉरी कारुवा की तो, सॉरी गलत बोल दिया, कारुवा की तो कार्नेलिया, उससे शादी जब होगी, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? सेल्यूकोटस की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सेल्यूकोटस की। जब कार्नेलिया से शादी होगी, पहले उसकी एक धनानंद की पुत्री से उसने शादी कर रखी थी, दुर्धरा से। ठीक है, फिर ऊपर से कार्नेलिया के साथ उसकी शादी होगी। कार्नेलिया के साथ शादी होने के बाद उसने संन्यास ले लिया था। संन्यास ले लिया, कहाँ गया था वो? वेलुवन। दक्षिण भारत में ही है वेलुवन, दक्षिण भारत के कर्नाटक में वेलुवन। वहाँ पर जाकर उसने क्या कर दिया? अपनी संगलन प्रक्रिया से अपनी प्राण त्याग दिए। ठीक है, कहाँ पर? जैन धर्म अपनाया था। और चंद्रगुप्त ने कौन सा? जैन धर्म। ठीक है, तो जितने भी तमिल की तरफ यानी कि दक्षिण भारत में आपको ग्रंथ पुस्तकें मिलेगी वो जैन धर्म से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, समझ आया? और इसी को बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बाइबल किसको बोला जाता है? तिरुकुराल को बोला जाता है और कुराल को बोला जाता है। पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो चौथी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक है आपकी। ठीक है, तो तीसरी पुस्तक का नाम है जीवक चिंतामणि। क्या नाम है? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। ठीक है, जीवक चिंतामणि। ठीक है, जीवक चिंतामणि, ये भी कौन सी पुस्तक है? ये भी जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। ठीक है, जो चौथी पुस्तक आती है, जो चौथी पुस्तक है वो आपकी वो है शिला। ठीक है, कौन सी पुस्तक? शिला कति दिकारम। क्या नाम है? शिला कति दिकारम। ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? दिकारम। कौन सी? शिला कति दिकारम। शिला कति दिकारम। ठीक है, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के अंदर शिलाकृति दिकारम के अंदर ही एक कहानी है जो बहुत फेमस कहानी है, नापुर की कहानी। किसकी कहानी? नापुर की कहानी। इसके अंदर लिखा गया है नापुर की कहानी। किसकी? इसके अंदर नापुर की कहानी सबसे फेमस कहानी, पेपर में पूछा भी जाता है। नापुर की कहानी दरअसल जो है इसके अंदर कौन सी कहानी सबसे फेमस है? नापुर की कहानी फेमस है। ठीक है ना, चलिए मैं नापुर की कहानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। नापुर की कहानी दरअसल एक राजा, एक रानी और एक नर्तकी की कहानी है। नर्तकी की, किसकी? नर्तकी की। किसकी? नर्तकी। ठीक है, नर्तकी का मतलब नाचने वाली। ठीक है, देखिए नाचने वाली का नाम जो था वो माधवी था। क्या नाम था? माधवी। और राजा जो थे, राजा का नाम था, राजा जो थे आपके कोवलन था। क्या नाम था उसका? कोवलन। क्या नाम था? कोवलन। और इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम कणगी था। क्या नाम था? कणगी। कनगी। ठीक है, कनगी इसकी पत्नी का नाम था। अब जो माधवी थी, ये माधवी जो थी ये नाचने वाली थी। एक दिन ये दोनों के दरबार में आई नाचने के लिए। अब क्या हुआ, ये तो दोनों शादी कर रखे थे, दोनों शादी थी इनकी। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, राजा को ये पसंद आ गई। आ गई पसंद, आ गई, मैं तो इसके साथ रहूँगा। अब लड़कों का तो कभी मन पिघल जाता है। ठीक है, तो इसने कहा मैं तो इसके साथ रहूँगा। अब जब ये कनगी जो थी, कनगी तो इसकी पत्नी थी, तो इसने क्या किया, वे कोवलन ने इसके चक्कर में इसको छोड़ दिया। इसके चक्कर में इसको छोड़ दिया। इसके ऊपर पैसा, धन दौलत, राज्य, साम्राज्य सब कुछ लुटाने लग गया। सब कुछ उड़ाया, जी भर के पैसा उड़ाया। ठीक है, क्या उड़ाया? जी भर के पैसा उड़ाया। इसके पीछे, किसके पीछे? माधवी के पीछे उड़ाया। पूरा पैसा उड़ाता रहा, उड़ाता रहा। ठीक है, माधवी के चक्कर में इसने सब कुछ खत्म कर दिया अपना। क्या कर दिया? सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ,
बाद में जब इसका पैसा साम्राज्य ख़त्म हो चुका था, किसका, कोवलन का। अब इसके चक्कर में तो अरे यार देखो, राजा महाराजा इन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो, इसलिए प्यार मोहब्बत में मत पड़ो। यहाँ सीधा यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके चक्कर में ये गया, यहाँ से कारोबार, जो धन दौलत, जो राज्य था वो भी सब कुछ चला गया, ठीक है। और ये भिखारी आ गया, भिखारी बन गया, और बाद में वो भी लात मारकर छोड़ गई। इसको छोड़ दिया उसने भी, कहा भी तेरे पास सब कुछ है तो नहीं है तो है नहीं, अब मैं तेरे साथ रहकर क्या करूँगी। इसने इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब ये लात खाकर आया था इधर से लात खाई थी इसने, इधर से ये बेचारी, इसको इसने छोड़ दिया था, इसने थोड़ी ना छोड़ा था इसको। ये कनगी जो थी वो तो इसको माफ़ कर रही थी, माफ़ कर दिया, ये माफ़ी मांगने लगा, ये माता मुझे माफ़ कर दीजिए। तब क्या किया, कनगी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी सी थी, इसने इसको माफ़ कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो कोवलन ने कनगी से क्या किया, माफ़ी मांग ली। और दोनों क्या था, देखिए राज्य साम्राज्य तो सब कुछ चला गया, पैसा धन दौलत सब कुछ माधवी के ऊपर लटा दिया। अब बचा क्या इसके पास, कख नहीं बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा। जब बचा नहीं कुछ तो दोनों के दोनों अपना गुजारा करने के लिए मजदूरी करने लगे। क्या करने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। क्या करने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। और एक दिन क्या हुआ, इन दोनों को पैसे की सख्त ज़रूरत होगी, बहुत ज़रूरत होगी पैसे की। पता नहीं उस कहानी में देखना जाकर, मेरे ज़्यादा ध्यान तो नहीं है। एक दिन इन दोनों को पैसे की इमरजेंसी आ गई। तब इसकी पत्नी कनगी ने कोवलन को एक क्या दे दिया, अपना पायल दे दिया। पायल बड़ी डिज़ाइनदार थी। अब ये रानी थी पहले, रानी थी पहले। अब ये तो है नहीं भी रानी बचाकर कुछ नहीं रखा होगा अपने पास, सब कुछ इसको थोड़ी ना दे दिया होगा लुटाने के लिए। अब रानी ने कुछ ना कुछ गहने वगैरह बचा कर रखे होंगे। दरअसल महिलाएं जो होती है इमरजेंसी में अपने गहने गिरवी रखती है, इमरजेंसी के लिए अपने गहनों को बचा कर रखती है, या कोई चीज़ उनको पैसा बचा कर रखती है, कोई भी चीज़ वो बचा कर रखती है इमरजेंसी के लिए। जब इमरजेंसी आती है वो उनको गिरवी वगैरह रख देती है, या फिर कहीं दे देती है, बेच देती हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन इसने भी ऐसे ही रखा हुआ था। इसने इसको दे दी पायल, अपनी एक पायल दे दी, कहा कि ले अब बेचाना भाई। वो बहुत महंगी पायल होगी भाई, रानी थी, महंगी तो होनी ही है। तो इसने इसको पायल दी, कहा जाओ बेचाओ इसको, जो पैसा आएगा वो लेकर आना। ये क्या क्या बेचने चला गया। और जब ये बेचने गया मदुरई शहर में, कहाँ बेचने गया, मदुरई में बेचने गया। मदुरई की एक रानी थी, मदुरई की रानी जो थी उनकी भी एक पायल खो चुकी थी, एक पैर की पायल खो गई थी, एक के पैर की पायल खो चुकी थी उनकी, ठीक है। और क्या हुआ, अब जैसी पायल कनगी के पास थी, बिल्कुल डिज़ाइनदार, बिल्कुल सेम डिज़ाइन था, सेम कलर था, सेम सब कुछ था, सेम थी बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब क्या, वही मान के चलिए वही थी। तो क्या हुआ, अब ये दुकानदार पर गया, दुकानदार को दिखाने गया भी ये बेचनी है। दुकानदार ने वहीं दबोच लिया, कहा कि ले भाई आ जा, तू ही चोर है, तू भागेगा रानी की वो लेकर। तो उसने उसको पकड़ लिया। अब रानी ने कहा भाई तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। वो रानी के दरबार में ले गया दुकानदार, कहा कि भाई तुम्हारे पास ये कैसी आई। उसने कहा कि देखो मेरी पत्नी ने दी है ये तो मेरे को। रानी ने कहा हालत देखी है अपनी, इतनी महंगी जो है, इतनी महंगी और इतनी कीमती पायल तेरी पत्नी के पास कैसे आ सकती है, अपनी हालत देखी है कभी। उसने उसको मानव ये झूठ बोल रहा है, क्या कोवलन क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसने सीधा उसको क्या कर दिया, फांसी की सज़ा दे दी। क्या कहा, फांसी की सज़ा दे दी, और उसको जान से मार डाला फांसी देकर। उधर से किसको पता चला, कनगी को पता चला। कनगी ने कहा ले मेरे पति को मारता। इसने मदुरई शहर को श्राप दे दिया, मदुरई शहर को कहा कि तुम एक समय बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास खाने का पैसा नहीं। और सच में क्या हुआ, उस कहानी के अंदर मदुरई शहर बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई धन नहीं रहा, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, ठीक है। तो ये थी इसके अंदर एक कहानी। पेपर के अंदर, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए के पेपर में भी क्वेश्चन आया था एक बार मेरे ख्याल से। अब मेरे एग्ज़ाम का ईयर तो याद नहीं है, शायद 2023 में आया था, पता नहीं 2019 में आया था। इन दो एग्ज़ाम्स में से किसी एक में आया था, और सेकंड में आया था। अब मेरे ध्यान तो है नहीं अच्छी तरह से अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको देखे क्वेश्चनों को। तो मैंने देखा था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पायल वाली कहानी, जो पायल की कहानी है वो किस पुस्तक में लिखी गई है। अब कई टीचर क्या करते हैं, कई जगह पर क्या होता है, बच्चे ये पढ़कर चले जाते हैं कि नापुर की कहानी है, नापुर की कहानी इसमें बताई गई है, लेकिन पायल की कहानी कहीं हमें
नहीं बताई गई। ऐसा नहीं है, जो नापुर होता है उसी को तमिल के अंदर, सॉरी, जो पायल होती है उसी को तमिल के अंदर क्या बोला जाता है, नापुर बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, पायल को ही तमिल के अंदर क्या बोला जाता है, नापुर बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना ये बात कि नापुर की कहानी और पायल की कहानी एक ही है, ठीक है। बस भाषा का फ़र्क है, भाषा उसमें उसको कुछ और बोलते हैं, हिंदी भाषा में कुछ और बोलते हैं, पायल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। नापुर की कहानी किसके अंदर मिलती है, शिलाकिति दिकारम में, ठीक है, शिलाकति दिकारम में। और ये भी जैन धर्म से संबंधित रखती है। और एक पेपर में क्वेश्चन हो आया हुआ है, एनडीए के पेपर में ही क्वेश्चन आया था। मणि एक पुस्तक है, ठीक है, मणि मणि मेखला एक पुस्तक है, कौन सी, मणि मेखले एक पुस्तक है। इस पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन आया था भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड तमिल साहित्य में कौन सी पुस्तक है। सिर्फ एक ही पुस्तक है जो है मणिमेखले। ये किससे संबंधित है, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, सिर्फ बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, सिर्फ उसके अलावा किसी से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये पहली पुस्तक है जो तमिल साहित्य के अंदर मिलती है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी जो कुछ देखेंगे आप लोग, तो बाकी सारी पुस्तकें, बाकी सारी चीज़ें जैन धर्म से रिलेटेड है, बाकी सब बुकें जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि क्या है, दक्षिण भारत में जैन धर्म पूरी तरह से प्रचल और मतलब पूरी तरह से प्रचार और फल फूल रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में तो जैन धर्म हो गया, लेकिन जो उस तरफ था, उस तरफ जाओगे आप उत्तर भारत की तरफ, यानी कि हमारी तरफ, उत्तर भारत हरियाणा में ही आता है, हरियाणा भी जो होता है वो उसी उत्तर भारत में आता है। तो उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचलन था। बौद्ध धर्म अपने पैर अच्छी तरह से गड़ा चुका था, कहाँ पर, उत्तर भारत के अंदर। लेकिन दक्षिण भारत में कौन अपने पैर गड़ा रहा था, गड़ा चुका था, गड़ा रहा नहीं कह सकते, गड़ा चुका था कौन, जैन धर्म। तो जैन धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर माना जाता है, दक्षिण भारत में माना जाता था, जाता था क्या, आज भी माना जाता है शायद, पक्का तो नहीं पता, माना जाता है, ठीक है, होता है। तो ये कहानी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था नापुर का, और ये बौद्ध धर्म वाला, ये दोनों याद रखना है, शिला कति दिकारम और मणि मेखला, ठीक है। और एक ये कुराल वाला कई बार पूछ भी सकते हैं, पूछा भी गया है शायद, इसके मेरे को डाउट है भी, ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, लेकिन इसको याद रखना, तिरुकुराल और कुराल। बाइबल किसको बोला जाता है, तिरुकुराल और कुराल को बोला जाता है। तिरु इसलिए क्योंकि तमिल में है, और ये कुराल भी बोल सकते हो आप, इसको कुराल भी बोला जाता है, ये याद रखना है। तो ये था आपका संगम साहित्य। क्या था, संगम साहित्य, क्या था ये, संगम साहित्य थे, ठीक है। तो संगम काल यहाँ से ख़त्म होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया जितना भी हमने संगम काल पढ़ा है, उसके बाद जब संगम काल के बाद भी पढ़ेंगे, संगम काल के साथ साथ एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, तीन वंशजों के बारे में पढ़ा, चोल, चेर और पांड, ये तीन वंशजों के बारे में पढ़ा। और इन्हीं में से एक पांड वंश ने क्या करवाया था, संगम काल करवाया था। क्या करवाए थे, संगम करवाए थे। कितने संगम, तीन संगम करवाए थे, ठीक है। अब संगम के आगे भी चलकर ये दक्षिण भारत में जो थे, तीन तीन वंशज एक साथ फल फूल रहे थे। क्या हो रहे थे, एक साथ फल फूल रहे थे, तीन तीन वंशज, तीन तीन वंश जो थे वो एक साथ फल फूल रहे थे। तो अभी इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ कौन कौन से जो वंशज थे वो फल फूल रहे थे, ठीक है। पहला वंशज जो था वो वंशज था वटा वकाटक, वकाटक, क्या नाम था उस वंशज का, वकाटक, वकाटक वंश, ठीक है। क्या था, वकाटक वंश था, वकाटक वंश। सबसे पहले पढ़ेंगे वकाटक वंश के बारे में। धीरे धीरे ये तीनों वंश एक साथ फूल फूल रहे थे, जैसे ठीक है, यहाँ कहीं वकाटक वंश फल फूल रहा था, ठीक है, यहाँ कहीं वकाटक वंश फल फूल रहा था। कौन सा वंश, वकाटक। अब यहाँ क्या लिखना है, वहाँ लिख तो दिया वकाटक, ठीक है। वकाटक वंश, दरअसल वकाटक वंश जो थे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सातवाहन के जो सामंत थे, सातवाहन मैंने पीछे पढ़ाया था, सातवाहन के जो वंशज थे उन्हीं के सामंत थे, उन्हीं के जो सामंत थे, किसके, सातवाहन के, सातवाहन के सामंत
जो थे वही क्या थे, वकाटक वंश थे। वही कौन थे, वकाटक वंश थे। कौन थे, वकाटक वंशज थे। ठीक है, वकाटक वंश कौन थे, सामंत, सातवाहन के सामंत। और इन्हीं को बोला गया है आंध्र सातवाहन। मैंने याद करो आपको बोला था एक बार, आपको कराया था अभी, सामंत जो थे मगध साम्राज्य को छोड़कर यहाँ बस गए थे आकर, तो उनमें से कुछ सामंत यहाँ बस गए वकाटक में। ठीक है, तो याद रखना है वकाटक वंश किसके सामंत थे, इसके सामंत थे सातवाहन। जैसे कुषाण के सामंत कौन थे, कुषाण के सामंत थे गुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त अपने आप को अच्छे से स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, तो यही सब था। और ये जो थे ये गुप्त के समय ही फल फूल रहे थे, गुप्त के समय से ही इन्होंने फलना फूलना शुरू कर दिया। इसमें सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर शासक रहा है रुद्रसेन। कौन रहा है, रुद्रसेन। ताकतवर शासक कौन रहा है, रुद्रसेन रहा है। और रुद्रसेन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद कीजिए गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी, इन्होंने क्या किया था, दोनों ने रामगुप्त को मार दिया था। रामगुप्त को मारने के बाद इनकी जो पुत्री थी उसकी शादी किससे करवाई थी, रुद्रसेन से। मैंने आपको पहले ही बताया था, रुद्रसेन से इन्होंने शादी करवाई थी इसकी। ठीक है, किससे शादी करवाई थी, रुद्रसेन से करवाई थी। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों का दामाद कौन था, रुद्रसेन था। ठीक है, और इसका साम्राज्य तंगौर में स्थित था। तंगौर कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसकी राजधानी कहाँ थी, तंगौर। और तंगौर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में इसकी राजधानी है। ठीक है, तंगौर। और इसकी भाषा जो थी वो तंगौर को तंगौरी बोलते हैं, तंगौरी हो गई इनकी भाषा। ठीक है, भाषा भी क्या थी, तंगौर भाषा थी। ठीक है, तो ये था वो काटक वंश का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली क्या था, प्रभावशाली राजा था। इसके अलावा इसके अंदर कोई ताकतवर राजा नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया उसके बाद, कोई राजा नहीं था ताकतवर, सबके सब कमज़ोर थे। धीरे धीरे कर कर इनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने तो ख़त्म नहीं किया होगा, कोई ना कोई आया होगा, मार डाला होगा किसी ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। अगला जो वंशज था वो चालुक्य वंशज था। कौन सा वंशज था, चालुक्य वंशज, चालुक्य वंश। कौन सा वंश था, चालुक्य वंश। ठीक है, अब चालुक्य वंश जो था वो 3 भागों में बट गया था, 3 भागों में बट गया था। इसका बंटवारा 3 जगह हुआ। ठीक है, और जो इनकी राजधानी थी वो थी, इनकी राजधानी वातापी थी। कौन थी इनकी राजधानी, वातापी। वातापी इनकी राजधानी थी। और ये कहाँ कहाँ बटे हुए थे, कल्याणी में बटे हुए थे। ठीक है, और कहाँ बटे हुए थे, कल्याणी के बाद ये, कल्याणी के बाद ये बटे थे बेगी में। कहाँ पर, बेगी में। बेगी में इनका खात्मा हो गया, बेगी में इनका खात्मा हो गया। पहले यहाँ बसे, फिर यहाँ बसे, फिर यहाँ बसे। ठीक है इतना समझ आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, जब वातापी का चालुक्य खत्म हुआ, जब ये वातापी का जो चालुक्य वंश था वो खत्म हुआ, तो कल्याणी में चालुक्य जो वंशज थे वो फलने फूलने लगे। फिर जब यहाँ के खत्म हुए तब यहाँ के हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये पूरी तरह से खत्म हो गया वंश। तो हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं, वातापी वाले। वातापी के अंदर, ठीक है, वातापी के अंदर जो वंशज थे उन वंशजों का नाम था राजकूट। क्या नाम था, राष्ट्रकूट। क्या नाम था, राष्ट्रकूट। यहाँ जो वातापी के अंदर जो वंशज वो करते थे, राज करते थे, उनका नाम था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, क्योंकि ये वातापी में बसे तो इन्होंने अपना वंश का नाम चेंज कर लिया, क्या रख लिया, राष्ट्रकूट रख लिया, लेकिन वंश यही थे, राष्ट्रकूट। ठीक है, और इनके बाद जब ये खत्म हो गए तो इनके बाद शासन किया, किसने किया था, कल्याणी में इनके सामंतों ने, इन्हीं के सामंतों ने आगे क्या किया, शासन किया। इसी के सामंत ने, किसने, सामंत ने, इन्हीं के सामंतों ने आगे शासन किया कल्याणी पर। कहाँ पर किया, कल्याणी पर किया। ठीक है, और कल्याणी इनकी राजधानी बनी। उसके बाद वातापी के बाद चालुक्य वंश के जो राजा थे उसका नाम था जयसिंह, सॉरी, क्या नाम था, जयसिंह। जयसिंह एकदम बेकार शासक था, कोई योग्य शासक नहीं था ये। ठीक है,
जय सिंह एकदम बेकार शासक था, ठीक है। लेकिन इसके बाद आया पुलकेशिन, पुलकेन सिंह द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अब मेरी बात याद कीजिए, मैंने हर्षवर्धन के बारे में जब आपको पढ़ाया था, हर्षवर्धन यहाँ पर बसा हुआ था, कन्नौज में, कन्नौज, और उसने हमला किया था यहाँ पर, और इनके बीच में आती है नर्मदा नदी, इस तरफ सतलुज के और इस तरफ विंध्य पर्वत। अब जब गया हर्षवर्धन, बकलोल था क्या, बेकार था क्या? हर्षवर्धन तो ताकतवर योद्धा था, तो ये क्यों इसके चक्कर में पड़ गया? क्यों पड़ा इसके चक्कर में? देखिए, किसी ने इसको बोला, हर्षवर्धन को कहा कि देख भाई, उस तरफ बैठा हुआ बकलोल शासक जय सिंह, कौन बैठा हुआ है? जय सिंह। उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था? जय सिंह कर रहा था। तो जय सिंह जब, अब क्या होता है, पहाड़ों पर जब आप पार करोगे तो पहाड़ों में पार करने में काफ़ी समय लग जाएगा। अब ये तो है नहीं, पहले हेलीकॉप्टर जहाज ये सब था, पहले घोड़ों पर आते थे, पैदल सवारी में आते थे, तो बहुत समय लग जाता था पहाड़ पार करने में, नदी पार करने में। तो जब तक ये आया तब तक जयसिंह निपट चुका था, जब तक जयसिंह निपट चुका था। बचा कौन? अब अगला शासक कौन बना? उसका पुत्र पुलशेकिंग, यही बना पुलसिंह, ठीक है। पुलसिंह बना, पुलकेशिन बना, पुलकेशिन, पुलकेशिन बना, पुलकेशिन बना, पुलकेशिन क्या बना? राजा बना। अब पुलकेशिन था योद्धा, नौजवान था, एकदम ताकतवर। इसकी सेना हारी हुई बेचारी, थक गई, हार गई। इतना ऊंचाई से चढ़कर आएगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर दोबारा नीचे नदी, ऊंचाई, फिर नदी, फिर जाएगी, नदी में से पार करने के बाद फिर दोबारा विंध्य पर्वत आ जाता है, विंध्य पर्वत के बाद आता है दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। तो थक गई सेना। जब इसने देखा यार जयसिंह तो है नहीं भाई, अब क्या करें, इसने कहा जो है देख लेंगे हर्षवर्धन ने। तब पुलकेशिन ने क्या किया? पुलकेशिन योद्धा था, ताकतवर, हरा दिया उसको, सेना को मार काट डाला पूरी तरह से और हरा दिया। हराने के बाद इसने क्या किया? हराने के बाद हर्षवर्धन वापस चला गया, कहा कि ये भाई ये ना छोड़ेगा, भाग ले यहाँ से, तो ये नहीं छोड़ने वाला। तो ये भाग गया यहाँ से, हर्षवर्धन चला गया पीछे, कहा कि ये भाई बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं, ये तो मार डालता हमें, ठीक है, ठीक है। अब जब इसने हर्षवर्धन को हरा दिया, तब किसी ने, जब इसको हरा दिया, इसने क्या किया? पुलकेशिन ने जब इसको हरा दिया, ये अपने साथ एक कवि रखता था अपना, ठीक है, जिसका नाम था राजकीर्ति। क्या नाम था? राजकीर्ति। इसका नाम क्या था? राजकीर्ति नाम था इसका। इसके कवि का क्या नाम था? राजकीर्ति नाम था। राजकीर्ति जब भी जैसे जब भी पुलकेशिन किसी को हराता था, तब ना ये जो राजा वाजा थे, राजा महाराजा थे, ये अपने साथ क्या लेकर चलते थे? अपने कवि साथ में रखते थे। जैसे चंद्रगुप्त के पास, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जब भी कहीं जाता था, अपने साथ क्या रखता था? नौ नौ कवि रखता था, नौ कवि, नौ रत्न, नौ रत्न। वो तो और भी खतरनाक था, नौ नौ कवि रखता था। जब भी किसी को हराता था, उसके कवि क्या करते थे? वहीं पर शिलालेख लिख देते थे भी इस राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राजा को हराया है, इस समय पर हरा, तो ये सब लिख देते थे उसके कवि। तो इसने भी, पुलकेशिन ने, जो पुलकेशिन का जो कवि था राजकीर्ति, इसने भी एक शिलालेख लिखा, जिसमें लिखा था भी इसने इसको, हर्षवर्धन को हराया है, ठीक है, इस समय पर हराया है और बुरी तरह से हराया है, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद? जब ये चला गया, हर्षवर्धन तो चला गया, ठीक है। उस राज्य ने, अब इस राजा ने हर्षवर्धन को मारने के बाद, अब इसके अंदर बहुत उत्सुकता भी, ये क्या करता? ये आगे चलकर राज्य को बढ़ाता, इसके अंदर बहुत उत्सुकता थी। अब इसने क्या किया? अब इसने, पल्लव वंश यहाँ बसा हुआ था, यहाँ पर क्या बसा हुआ था? पल्लव, पल्लव वंश बसा हुआ था। कौन सा वंश? पल्लव वंश बसा हुआ था। पल्लव वंश का जो राजा था वो महेंद्र था। कौन था? महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन यहाँ का राजा था। कौन था? महेंद्र वर्मन, ठीक है। कौन था राजा? महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन। ये तो लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, तो मैं आगे करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। पल्लव वंश के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। कल्याणी का राजा कौन? पुलकेशिन की बात कर रहे हैं हम, पुलकेशिन द्वितीय,
पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया। अब इधर रहते थे पल्लव। कौन रहते थे? पल्लव। और पल्लव जो थे, पल्लव देखिए ये जो एरिया है ये चोल वंश का एरिया था। मैंने याद करवाया था, आपको बताया था चोल वंश का एरिया था ये, था ना, चोल वंश का एरिया। तो यहाँ पर चोल ना चुपके से बैठे हुए थे कि कब कोई राजा आए और इनको हरा डाले, लेकिन कभी कोई आया नहीं। ठीक है, इतना खास नहीं आया। बाद में जब हार गए ये, तब इन्होंने फिर दोबारा से डायनेस्टी अपनी बना ली। ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे क्या बना, कब बना चोल वंश दोबारा से, कब उभरा। ठीक है, अब पुलकेशिन को खुंदक थी यार, अब तो यार मुझे और बड़ा करना चाहिए अपना साम्राज्य। छोटे है साम्राज्य का राजा थोड़ी ना रहूँगा, इतना ताकतवर एक राजा को हराया है, इतने ताकतवर राजा को हराया मैंने उत्तर भारत के, तो मुझे आगे राज्य करना चाहिए। अब इसके मन में आ गई है इच्छा भी हो राजा बनाऊं। अब यहाँ रहता था महेंद्र सिंह। पल्लव का जो था वो महेंद्र वर्मन था। कौन था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन था? राजा था। अब क्या किया अब जो ये पुलकेशिन था, ये कहाँ रहता था? कांची में रहता था। इनकी राजधानी क्या थी? कांची। कांची थी। ये महेंद्र वर्मन रहता था यहाँ पर। अब पुलकेशिन क्या किया, यहाँ पर हमला कर दिया। किस पर? कांची पर हमला कर दिया, महेंद्र वर्मन को हरा दिया। और वहाँ पर शिलालेख लिखवाया राज्य कीर्ति से, भी कहा कि मैंने इसको हराया हो, और एक उपाधि धारण की जिसको बोला गया कांची कोंड। क्या बोला गया? कांची कोंड उपाधि धारी की। कौन सी? कांची कोंड। कांची कोंड इसने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? कांची कोंड उपाधि इसने धारण की। कांची कोंड, कांची कोंड इसने उपाधि धारण की। ठीक है, अब उपाधि जब इसने धारण की, ठीक है, तो इसने एक शिलालेख भी लिखवाया। शिलालेख लिखवाने के बाद ये वापस चला गया, कहा कि यार अब तो बस ये कुछ नहीं रहा, अब तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर खुंदक जाग गई। फिर दोबारा से कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद फिर दोबारा आ गया, नहीं यार पूरा ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, जब तक तुम नहीं ख़त्म होगे बेटा जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना छोड़ने वाला तुम लोगों को मैं। अब क्या हुआ, अब जब पुलकेशिन ने दोबारा हमला किया, ठीक है, तो यहाँ का राजा जो था वो था नरसिंह। अब महेंद्र वर्मन के बाद यहाँ राजा बन चुका था नरसिंह। कौन बन सका था? नर। नर मतलब शेर, नर मतलब खात्मा, शेरों का खात्मा करने वाला। ठीक है, अब नरसिंह था। अब नरसिंह के साथ इसका युद्ध दोबारा हुआ। इसने कहा महेंद्र वर्मन होगा भी, महेंद्र वर्मन को दोबारा नरसिंह था यहाँ पे। कहा आजा आ बेटा तेरी तो मार डाला इसको, इसको हरा दिया बुरी तरह से। इसको हराने के बाद इसने भी जाकर कहा कि है हमारे हमको हराकर कांची कोंड उपाधि धारण करोगे। ये यहाँ गया, इसने कहा भाई हम भी ध्रुव कर धारण करते हैं, कल्याणी कोंड उपाधि धारण करेंगे, और अपने कवि से लिखवाया काली कोंड अभिलेख। कहा कि भाई हम भी उपाधि धारण करेंगे, हम काली कोंड आते हैं हमारे में, हमारे को हराकर हमारी कांची कोंड रखते हैं, उपाधि हम भी रखेंगे कल्याणी कोंड। ठीक है, तो कल्याणी कोंड इसने रखी नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने, जो किसका पुत्र था? महेंद्र वर्मन का पुत्र था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन ने हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। पुलसिंह जो अब पुलसिंह जब वापस भाग रहा था, पुलकेशिन जब वापस भाग रहा था अपने की तरफ, अपने राज्य की तरफ, कल्याणी की तरफ, तो इसने नरसिंह वर्मन ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन ने क्या किया? नरसिंह वर्मन ने दोबारा से इसके पीछे पीछे भागता गया, मारा भाग 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 भागते भागते इसको कल्याणी तक छोड़ के आया। भागते भागते इसको कहाँ तक छोड़ कर आया? कल्याणी तक छोड़ कर आया। कहा कि बेटा जी हम तुम्हारे भी बाप है, ले ले। मारते मारते इसको कहाँ तक छोड़ कर आया? जैसे पिताजी छोड़ कर आते हैं ना स्कूल में, बेटा जाओ। इसको भी कहाँ छोड़ कर आए? कल्याणी छोड़ कर आए। मारते मारते पीछे से इसकी सारी सेना को ख़त्म कर डाला। किसको ख़त्म करा? सारी सेना को ख़त्म कर डाला। वातापी में जाकर, ठीक है, वातापी में जाकर इसको जान से मार डाला। वातापी कह रहा हूँ, कल्याणी में जाकर इसको जान से मार डाला। मार डाला किसको? पुलकेशिन को। किसने मार डाला? नरसिंह वर्मन ने मार डाला। किसने मार डाला? नरसिंह वर्मन ने मार डाला। अब पुलकेशिन वर्मन के जो सामंत थे, इसके जो सामंत थे, इसके जो सामंत थे, अब उन्होंने भी एक वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की उन्होंने?
उन्होंने भी एक वंश की स्थापना की जिसको बोल उनको जिसने उनको जो जिस वंश को उन्होंने नाम दिया राष्ट्रकूट। क्या नाम दिया अपने वंश को? राष्ट्रकूट वंश नाम दिया, राष्ट्रकूट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, चिंता मत कीजिए। ठीक है। और पहलव वंश का, ठीक है, पहलव वंश वाला क्षेत्र जो था वो चोल वालों का था। अब चोल वालों का था भाई, हाँ यार, अब कोई कभी आए कोई इनको मार डाले जान से। ठीक है। अब पहलव वंश का जो राजा था नरसिंह था। नरसिंह बहुत ताकतवर था। नरसिंह के बाद जो राजा आए वो बिल्कुल खतरनाक, मतलब बिल्कुल ख़त्म कह सकते हो, अपन को कमज़ोर कह सकते हो। देखिए शुरुआती राजा बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर कर धीरे धीरे कर कर ये जो मजबूती है ये कम होने लग जाती है, नींव ढल जाती है। तो ये भी जो थे इसके राजा जो आगे आए थे वो कमज़ोर कमज़ोर आते गए। अब चोल वंशों को क्या था, चोल वंशजों को था भी अब इनको और कमज़ोर होने दो, कोई राजा आएगा इनको मार डालेगा, और कमज़ोर होने दो। जब नरसिंह ख़त्म हो गया, मर चुका था नरसिंह भी, अब इनको क्या था, अब चोल वंशज जो थे, यहाँ पर चोल वंशज रहते थे, छोटे छोटे जगह पर रहते थे बेचारे। कहते थे अब इनको कोई मारे ना तो अब इनको ख़त्म करेंगे। उठे, कहा कि अब ये कमज़ोर हो चुके, अब ले तेरी तो ख़त्म कर डाले। तो अपना वंश स्थापन कर दिया। और चोल वंशजों ने पल्लव वंश को, यानी कि पल्लव वालों को ख़त्म कर दिया। किसको? पल्लव वंश को किसने हरा दिया? चोल वंश ने ख़त्म कर डाला पूरी तरह से। चोल वंश ने ख़त्म कर डाला और दोबारा से चोल वंश की स्थापना कर ली। मैंने बताया था ना आपको, 300 साल बाद कोई राजा आया था दोबारा से चोल वंश की स्थापना की जिसने। ठीक है। तो ये था इनका पूरी कहानी। देखिए दक्षिण भारत में हमेशा 3 वंश आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, मारकाट करते रहे। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मारकर उसका वंशज खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको मारकर। अब ऐसे मारकाट बहुत हुई है, इसलिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। और मुश्किल भी हो जाता है थोड़ा सा याद करना, कभी इसको मार रहा है, उसको मार रहा है। और इसके अंदर क्या है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि आपकी जो रिवीजन है वो भी पीछे की होती रहे, तो आपको ये ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने पीछे की भी पढ़ी है और आगे की भी पढ़ी है, पढ़ा है। तो वैसे ही कर कर अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जो आपकी हिस्ट्री है वो कभी भूल ही नहीं पाओगे आप। गारंटी देता हूँ कभी नहीं भूल पाओगे अगर ऐसे याद करते हो, पीछे का भी रिवाइज होता रहे ताकि। ठीक है। तो ये थे आपके 3 वंशज, साथ में हमने संगम साहित्य भी कंप्लीट कर लिए। तो बाकी क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।